हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास के अंदर पीडियाट्रिक पार्ट थर्ड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिगार्डिंग कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो सीएचओ जैसे एग्ज़ाम के अंदर बन सकते हैं वो आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ लोग जो होते हैं वो मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं कि एनाटॉमी पढ़ा दो मैडम। तो एनाटॉमी जो होती है, जब अपन नर्सिंग कॉलेज के अंदर नर्सिंग कर रहे होते हैं तब अपने फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट रहता है और उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर आकर के मेडिकल सर्जिकल आता है। लेकिन जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉलेज लाइफ की तरह पढ़ाई नहीं करनी है। इसके अंदर क्या करना है, आपको मेडिकल सर्जिकल के साथ ही आपको क्या करना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कंप्लीट करते रहना है। कैसे? जैसे मान लो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को उठाया तो सबसे पहले आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखें, उसके बाद में उस रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ पोर्शन को पढ़ें। डिजीज़ पोर्शन के अंदर ही उसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही क्लियर करना होता है, अलग से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। 100 ml ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क कंटेन, 100 ml ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क जो होता है इसके अंदर क्या कंटेन रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर कैलोरी जो है 67 किलो कैलोरी रहती है। ऑप्शन बी प्रोटीन जो होता है 1.2 ग्राम रहता है। ऑप्शन सी फैट 3.5 ग्राम रहता है। तो जो है ये जो ऑप्शन ए और बी और सी तीनों करेक्ट है और ये ऐसे आंसर मैंने जानबूझ के अरेंज किया ऑप्शन। इसका क्या रीज़न है कि हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको अलग से पूछा जाए कि ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रोटीन कितना होता है या फैट कितनी होती है या कैलोरी कितनी होती है। तो कैलोरी का एमसीक्यू जो है बहुत बार आया हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग, केएमसी और जॉन्डिस से बहुत बार एमसीक्यू बनते हैं, इन चीज़ों को आपको पढ़ते रहना है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। कैलोरी 67 किलो कैलोरी रहती है, प्रोटीन 1.2 ग्राम रहता है और फैट 3.5 ग्राम रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज़ कोल्ड। मदर का जो फर्स्ट मिल्क रहता है डिलीवरी के बाद में तो उसको क्या कहते हैं, तो आप सब पता है कोलेस्ट्रम उसको कहा जाता है। और बच्चे का जो सर्वोपरि आहार माना जाता है वो किसको माना जाता है, कोलेस्ट्रम को। और कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन रहते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। कभी भी कोलेस्ट्रम वाला जो मिल्क रहता है इसको डिस्कार्ड नहीं करना होता है, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो फर्स्ट मिल्क किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कोलेस्ट्रम होता है। फर्स्ट 3 to 5 डे जो मिल्क रहता है उसको अपन कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और इसको फॉलो करते हुए जो मिल्क दूसरा रहता है वो कौन सा रहता है, ट्रांजिशनल मिल्क। क्या रहता है, ट्रांजिशनल मिल्क। तो ट्रांजिशन वर्ड का क्या मतलब होता है, कुछ चेंजेस क्या आते हैं कि कोलेस्ट्रम के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा हाई रहती है और उसके बाद थोड़ा कम होता है, तो वो क्या है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आया है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क के बाद में जो मिल्क रहता है वो क्या रहता है, मैच्योर मिल्क रहता है। मैच्योर मिल्क रहता है। मैच्योर मिल्क के दो टाइप होता है, एक होता है फोर मिल्क और दूसरा होता है हिंद मिल्क। मैच्योर मिल्क के दो टाइप रहते हैं, एक फोर मिल्क और हिंद मिल्क। इसमें से भी एमसीक्यू कई बार बने हुए हैं, बच्चे की हंगर को सेटिस्फाई करने वाला मिल्क कौन सा होता है, तो आपको जवाब देना है हिंद मिल्क जो होता है बच्चे की हंगर को सेटिस्फाई करता है। फोर मिल्क जो होता है ये क्या है, बच्चे की थ्रस्ट को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, थ्रस्ट जो होती है उसको सेटिस्फाई करने वाला मिल्क कौन सा रहता है, फोर मिल्क रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांजिशनल मिल्क, उसके बाद मैच्योर मिल्क, मैच्योर मिल्क के अंदर हिंद मिल्क और फोर मिल्क को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ह्यूमन मिल्क में निम्न में से क्या होता है। ह्यूमन मिल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसके कंपोजिशन से भी एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बने हुए हैं। ऑप्शन ए आईजीए इम्यूनोग्लोबिन, ऑप्शन बी लैक्ट एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी लैक्टोज और ऑप्शन डी है ऑल। तो आईजीए इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमन मिल्क के अंदर रहता है। इसके अलावा आईजीए इम्यूनोग्लोबिन कहाँ रहता है, अपना जो टीयर होता है, आई के टीयर होते हैं उसके अंदर भी कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, आईजीए होता है। और बच्चे के अंदर जो है ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होता है, ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपको जवाब देना है आईजीए इम्यूनोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होता है। इसके अलावा अगर आपको पूछे ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसवर्टिकल ट्रांसमिशन किस कौन से इम्यूनोग्लोबिन का होता है, जो इम्यूनिटी का इनिशिएशन सबसे पहले करता है बच्चे के अंदर, तो आपको जवाब देना है आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। ऑप्शन बी के अंदर लेक्ट एल्ब्यूमिन लिखा, ये एक प्रोटीन है। इसके अलावा एक सेसिन नाम का प्रोटीन जो है वो भी ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर रहता है। तो ये लेक्ट एल्ब्यूमिन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है, ये भी ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी के अंदर लैक्टोज लिखा है, तो लैक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म कौन सी रहती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो आपको जवाब देना है लैक्टोज रहता है। और तो ये ऑप्शन ए बी और सी तीनों जो है करेक्ट है, तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा ये जो लैक्टोज लिखा है ये कौन से बच्चों के अंदर अवॉइड करते हैं, कुछ बच्चे जो है जन्मजात उनके अंदर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जैसे
एक डिसऑर्डर अपन पढ़ते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या पढ़ते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस पढ़ते हैं। हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं, बच्चों के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर जो इंटेस्टाइन की विलाइज होती है वो रेजिस्टेंस शो करती है लैक्टोज के खिलाफ, इसीलिए ऐसे बच्चों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग अपन को अवॉइड करनी पड़ती है लाइफ टाइम, क्योंकि वो बच्चे उनकी इंटेस्टाइन की विलाई जो होती है वो लैक्टोज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। तो वो क्या रहते हैं, कुछ डिसऑर्डर वाले बच्चों के अंदर रहता है, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। और नेक्स्ट MCQ अपना, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स निम्न में से किस हार्मोन के सिक्रेशन से एक्टिवेट होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, THS और ऑल। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्या होता है? लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन इनिशिएट करता है? तो आपको जवाब देना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इनिशिएट करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स को इनिशिएट करने वाला हार्मोन होता है। अगर आपको पूछे ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस कौन करता है ना, ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस कौन सा हार्मोन करता है या इसका प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोडक्शन या सिंथेसिस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मेमरी ग्लैंड के ऊपर अपना एक्शन लाता है और मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, वहाँ पे सिंथेसिस करता है मिल्क का, और उस मिल्क को बाहर इजेक्ट कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ब्रेस्ट जो फाइबर होते हैं उस पर अपना एक्शन लाता है और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बाहर इजेक्ट करवा देता है। तो ये दोनों हार्मोन जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोपोएसिस हार्मोन इसको बोला जाता है। तो काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, काइनेसिस कहीं पे भी अगर वर्ड लगता है तो उसका मतलब होता है मूवमेंट। तो गैलेक्टोकाइनेसिस हार्मोन किसको बोला जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है। और गैलेक्टोपोएसिस, पोएसिस का मतलब होता है सिंथेसिस करना, प्रोडक्शन करना। तो गैलेक्टोपोएसिस हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने को पूछा है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो आपको जवाब देना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? तो आपको जवाब देना है अपनी जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि जिसका नाम है हिंदी के अंदर, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी के अंदर पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। तो मास्टर ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों ही, लेकिन कहाँ से? तो पोस्टीरियर लोब जो रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ से कौन सा हार्मोन आता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। और एंटीरियर लोब से कौन सा हार्मोन आता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है। दोनों ही जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हेल्पफुल हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, अपगार स्कोरिंग आइटम की संख्या कितनी होती है? यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि अपगार स्कोर जो अपन देखते हैं जन्म के 1 मिनट बाद और जन्म के 5 मिनट बाद इसका मेजरमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? बच्चे का असेसमेंट के लिए किया जाता है, बच्चे का इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट देखा जाता है अपगार स्कोर के थ्रू। तो अपगार स्कोर जो है इसके अंदर कितने पैरामीटर अपन मेजर करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ये अपगार लिखा है इसके अंदर नाम कितनी स्पेलिंग है अपगार की? 5 वर्ड जो लिखे हैं APGAR। तो ये 5 पैरामीटर इसके अंदर रहते हैं। तो ये सब आप सबको भी पता है, 5 पैरामीटर इसके अंदर रहते हैं। अपगार स्कोर का मिनिमम स्कोर कितना होता है? आपको जवाब देना है 0। और मैक्सिमम कितना होता है? आपको जवाब देना है 10। 0 और 10 भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि अपगार स्कोर दिया किसने? तो वर्जीनिया, है ना, वर्जीनिया अपगार नाम के भाई साहब थे। वर्जीनिया अपगार नाम से एक भाई साहब थे जिन्होंने 1952 के अंदर अपगार स्कोर दिया था। और इससे अपन क्या देखते हैं, नियोनेटल असेसमेंट किया जाता है जन्म के समय कि वो बच्चा जो है इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने या इन्वायरमेंट के अंदर खुद को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये किससे देखा जाता है? अपगार स्कोर के थ्रू देखा जाता है। और इसके अलावा इसके स्कोरिंग से MCQ पूछे जा सकते हैं। कई बार जो नॉर्सेट के अंदर अपगार स्कोर का MCQ आता है वो गलत क्यों होता है? सारी चीज़ पता होते हुए भी गलत क्यों होता है? इसका रीज़न होता है कि अपगार स्कोर के अंदर हमेशा जो कंपोनेंट अपन MCQ के अंदर लैंग्वेज में मेजर होता है कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये है, बच्चे का ग्रेमिस ऐसा है, बच्चे के अंदर एक्रोसाइनोसिस है। तो उन्होंने क्या किया, 3 से 4 कंपोनेंट को MCQ के अंदर मेंशन कर दिया। और फिर जब अपने को नंबरिंग करने को बोलते तो अपन नंबरिंग कहाँ से करते हैं? उन चारों कंपोनेंट से करेंगे तो 8 में से अपन नंबर देते हैं। तो 8 में से जब नंबरिंग करते हैं तो आंसर आपका सीधा गलत जाएगा। अगर लैंग्वेज के अंदर MCQ के अंदर सिर्फ 3 कंपोनेंट दिए या 4 कंपोनेंट दिए तो 5वां कंपोनेंट आपको ऐड करना है, उसके 2 नंबर आपको ऐड करके उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है, तभी आपका MCQ सही होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है नॉर्सेट वालों को। और हो सकता है CHO के अंदर भी आपसे लैंग्वेज से पूछा जाए। तो अपगार स्कोर के अंदर अपन क्या देखते हैं? A से अपन देखते हैं अपीयरेंस। क्या देखते हैं? अपीयरेंस देखते हैं। अपीयरेंस के अंदर स्किन कलर देखते हैं। P से अपन देखते हैं पल्स रेट। क्या देखते हैं? पल्स रेट। और G से अपन क्या देखते हैं? ग्राइमिस। क्या देखते हैं? ग्राइमिस। फिर से A से अपन क्या देखते हैं? एक्टिविटी बच्चे की, है ना, एक्टिविटी।
और आर से अपन क्या देखते हैं, रेस्पिरेटरी पैटर्न। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। रेस्पिरेशन रेट जो होती है बच्चों के अंदर हमेशा ही अबनॉर्मल रहती है। बच्चों के अंदर एपनिया पाया जाता है, लेस देन 20 सेकेंड का भी रहता है वो। उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी रहती है एपनिया की, लेस देन 20 सेकेंड का जो एपनिया बच्चों के अंदर पाया जाता है। बच्चा बीच बीच में सांस लेना भूल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट हमेशा अबनॉर्मल रहती है बच्चों के अंदर। लेकिन रेस्पिरेशन जो पैटर्न होता है ना, चेस्ट और एब्डोमेन का जो मूवमेंट रहता है उसको अपन रेस्पिरेटरी पैटर्न बोलते हैं। जो वो पैटर्न रहता है उस पैटर्न को अपगार स्कोर के अंदर देखा जाता है। रेस्पिरेशन रेट बच्चों के अंदर नहीं देखते हैं अपन, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी नंबरिंग अपन कैसे करते हैं, 0, 1 और 2 से करेंगे। तो अपीयरेंस के अंदर अपन क्या देखते हैं बच्चों के अंदर, अगर वो बच्चा दिखने में कैसा है, ब्लू कलर का है, तो उसका नंबर क्या होगा, बच्चा साइनोस्ड है, ब्लू कलर का है, तो वो उसके अंदर अपन नंबरिंग कितनी देंगे, 0। अगर वो बच्चा जिसके अंदर एक्रोसाइनोसिस प्रेजेंट है, एक्रोसाइनोसिस का क्या मतलब होता है कि पेरिफेरल उसके अंदर क्या रहता है, हाइपोक्सिया रहता है, इसीलिए पेरिफेरल एक्सिमिटी साइनोस रहती है, तो उसको अपन एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन उसको नंबर कितना देते हैं, 1। और अगर वो बच्चा क्या है, एकदम पिंक बच्चा है, तो उसको अपन नंबर कितने देंगे, 2। पल्स रेट के अंदर क्या रहता है क्राइटेरिया, तो पल्स रेट के अंदर अगर अब्सेंट है तो उसको नंबर देते हैं 0। अगर लेस देन 100 है तो उसके अंदर नंबर देते हैं 1। और अगर मोर देन 100 है तो उसके अंदर नंबर अपने कितने देते हैं, 2। ग्राइमिस के अंदर क्या देखते हैं अपन, ग्राइमिस जो होता है इसके अंदर बच्चे का अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है, नो रेस्पॉन्स रहता है, तो नंबर देते हैं 0। अगर बच्चा जो है माइल्ड ग्राइमिस कर रहा है, माइल्ड फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है, तो नंबर देते हैं 1। और वो बच्चा जो है उसके अंदर गुड एक्टिविटी है, गुड कराई है ना, तो उसको अपन क्या नंबर देते हैं, 2, है ना। बच्चा के कराई अच्छा है, उसका फ्लेक्शन बहुत अच्छा है, तो उसको अपन क्या देते हैं, 2 नंबर देते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी अपन देखते हैं, तो एक्टिविटी के अंदर क्या देखते हैं, बच्चे के जो हाथ और पाँव है, एक्सट्रीमिटी बिल्कुल फ्लैसिड पड़ी है, कैसी पड़ी है, फ्लैसिड, तो नंबर क्या देंगे, 0। अगर उसके अंदर मिनिमल मूवमेंट हो रहे हैं तो उसको अपन देते हैं नंबर 1। और उसके अंदर बहुत अच्छा गुड फ्लैक्शन, गुड मूवमेंट है एक्सट्रीमिटी का, तो उसको अपन नंबर देते हैं 2, है ना। अच्छा फ्लैक्शन रहता है, अच्छी मूवमेंट हो रहे हैं हाथ पाँव के अंदर, तो उसको अपन नंबर देते हैं 2। इसके अलावा अंदर अपन देखते हैं रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन या तो अब्सेंट है तो नंबर देंगे 0, अब्सेंट के अंदर नंबर देते हैं 0। अगर वो इरेगुलर चेस्ट और इसका एब्डोमेन का मूवमेंट इरेगुलर हो रहा है तो उसको नंबर देते हैं 1। और रेगुलर रेस्पिरेशन रहता है तो उसको नंबर देते हैं 2। इस तरीके से अपगार स्कोरिंग की जाती है, ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चे के अंदर अपगार स्कोर आपको पूछा जाए कि एक बच्चा है जिसने जन्म लिया और 1 मिनट पर उसका अपगार स्कोर असेस किया, उसका नंबर अपना दे रहे हैं 8 से 10 के बीच में उसका आ रहा है, तो आपको क्या एक्शन लेना है, तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना। वो बच्चा क्या है, नॉर्मल है और वो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाएगा। अगर आपको पूछे 4 to 7 उसका अपगार स्कोर आ रहा है बच्चे का, तो उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क पे है बच्चा कि इसके अंदर क्या है, वो हाइपोथर्मिया हो रहा होगा या कुछ और प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी इश्यू हो रहा है, उसके अंदर सक्शन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, बच्चे को स्टिमुलेशन देना पड़ेगा, इस तरीके के इंटरवेंशन रहते हैं। और अगर अपगार स्कोर जो है 4 से कम आ रहा है तो वो बच्चा क्या है, सीवियर रिस्क पे है, उसके बच्चे के अंदर ब्रेन के अंदर अबनॉर्मलिटी हो सकती है या बच्चा सीवियर जो है अबनॉर्मल बच्चा माना जाता है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अपगार स्कोर से एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, जन्म के बाद नियोनेट के सिक्रेशन का सक्शन निम्न में से किससे करना चाहिए। जन्म के बाद बच्चे के नियोनेटल का जो अपन सक्शन करते हैं सिक्रेशन का, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से करना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है म्यूकस सकर, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है बल्ब सिरिंज, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो म्यूकस सकर से भी अपन बच्चे का जो है सिक्रेशन का सक्शन कर सकते हैं और बल्ब सिरिंज से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर सिजेरियन डिलीवरी के अंदर क्या होता है, बल्ब सिरिंज वहाँ प्रेजेंट रहती है तो उससे कर लेते हैं। और लेबर रूम के अंदर ज़्यादातर म्यूकस जो एक्सक्रीटर या शक्कर जिसको अपन बोलते हैं म्यूकस शक्कर, वो प्रेजेंट रहते हैं तो उससे भी अपन कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है सक्शन पहले कहाँ से, तो फर्स्ट माउथ से करना है ना, फर्स्ट माउथ से सिक्रेशन करना है, जो है सेक्शन करना है, देन उसके बाद नोज से करना है। ये पैटर्न आपको याद रखना है, पहले नोज से नहीं करना है, पहले माउथ से सेक्शन करना है, उसके बाद नोज से करना है। ये चीज़ भी एग्जाम के अंदर पूछी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नियोनेटल जॉन्डिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बच्चों के अंदर ब्लूरुबिन का जो लेवल है मोर देन 5 हो जाता है, मोर देन 5 मिलीग्राम रहता है पर डेसीलीटर, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, आरबीसी का एक्सेस डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लूरुबिन का लेवल बढ़ता है आरबीसी की डिस्ट्रक्शन की वजह से।
तो उसको अपन उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, नियोलेटरल जॉन्डिस बोलते हैं। इसके अलावा एक्टेरस नियोनेट्रम भी इसको बोला जाता है। एक्सेस नियो जो है बिलिरुबिन का लेवल जो मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये बिलिरुबिन जो है ब्रेन के अंदर जाकर के अबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट करता है, जिससे क्या है बच्चे के अंदर कर्निक्टरस आते हैं, सीजर आते हैं, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, एक्टेरस बोलते हैं, कर्निक्टरस बोलते हैं या इसको एक्टेरस बोलते हैं। तो एक्टेरस नियोनेट्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जॉन्डिस से क्या MCQ पूछे जाते हैं, जो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अपन कब बोलते हैं, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब बोला जाता है, और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब बोला जाता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब बोला जाता है, पैथोलॉजिकल कब बोला जाता है, ये MCQ एग्जाम के अंदर CHO के अंदर पूछे गए हैं। अगर वितिन 24 आवर के अंदर बच्चे के अंदर जो है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, वितिन 24 आवर के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो वो कैसा जॉन्डिस है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। और आफ्टर 24 आवर बच्चे के अंदर जो है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर कोई भी जो है स्पेशल एक्शन नहीं लिए जाते। इसके अंदर बच्चे के मदर को जो है गाइड किया जाता है, बच्चे को एक्सेस ब्रेस्ट फीडिंग करवाए कंटिन्यू, जिससे क्या है इसका एक्सक्रीशन हो जाए। तो जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करवाते हैं, और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर जो है अलग अलग तरीके के अपने को एक्शन लेने पड़ते हैं। रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है ना, फोटोथेरेपी दी जाती है, और इसके अलावा एक्सेंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, और कुछ मेडिसिन भी इसके अंदर रहती हैं। तो ये भी क्या है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का मैनेजमेंट रहता है, और फिजियोलॉजी के अंदर अलग से स्पेशल इंटरवेंशन नहीं लिया जाता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इन चीज़ों के आसपास की सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आप क्या है एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर क्या है, इन चीज़ों को अपन डिटेल डिस्कशन में इसके लॉजिक को समझ सकते हैं, लेकिन MCQ पोर्शन के अंदर कुछ चीज़ों को मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। आपको इन चीज़ों को क्या है पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपके एग्जाम के अंदर एक भी MCQ नहीं छूटे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के धन्यवाद। आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी अपने साथ जुड़कर अपनी कंसेप्चुअल स्टडी को कंटिन्यू कर सके।